यकायक 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि गौरव जी की जगह होर्डिंग पर सौरभ स्वरूप का चेहरा दिखाई दिया। जानकारी है कि आप और गौरव जी सामने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, तो दोनों को उन्होंने मौका दिया था विचार कर लीजिएगा, और फिर आपका टिकट आखिरी में घोषित किया। उनका टिकट कटा, उनमें रोष था, तो परिवार के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना चुके थे। वो आपके चुनाव के बीच में भाजपा में गए, कैसा लगा जी, आपको? जी, गौरव जी ने, उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी ने, आपके भतीजों ने, बहू ने वोट आपकी दी होगी या कमल की दी होगी? ईमानदारी से बताना, जिले की 6 विधानसभा सीटें पिछली बार भाजपा के पास थी। कितनी सीट आप मान रहे हैं कि इस बार गठबंधन को मिलेगी? अगर 10 मार्च को मुजफ्फरनगर की जनता बंटी भैया को विधायक बनाती है, तो बंटी स्वरूप इस शहर के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे? चुनाव प्रचार के बीच की कोई ऐसा अनुभव जो आप दर्शकों से साझा करना चाहते हो? नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लगभग 6 महीने पहली बात है, मुजफ्फरनगर शहर में अचानक चारों तरफ समाजवादी पार्टी के होर्डिंग नजर आए। होर्डिंग इस शहर के कद्दावर सपा नेता रहे चितरंजन स्वरूप के परिवार ने लगाए थे। उन होर्डिंग को लगाना कोई नई बात नहीं थी। जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तभी से वो होर्डिंग ये परिवार लगाता था। लेकिन इस बार जब होर्डिंग लगाए गए, तो कुछ नयापन था। उन होर्डिंग पर चेहरा बदला हुआ था। जी हां, होर्डिंग पर इस बार एक नया चेहरा था। वो नया चेहरा था चितरंजन स्वरूप जी के मंझले बेटे सौरभ स्वरूप बंटी का। आप जानते हैं, चितरंजन स्वरूप जी 2002 और 2012 में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे थे। लेकिन 2012 के कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बड़े बेटे गौरव स्वरूप ने राजनीति में पदार्पण किया। 2016 में चितरंजन जी के निधन के बाद हुए उपचुनाव में गौरव स्वरूप पहली बार चुनाव लड़े। सत्ता का चुनाव था, लेकिन गौरव स्वरूप हार गए। दूसरी बार 2017 में फिर आम चुनाव हुए, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने गौरव स्वरूप पर फिर दांव लगाया, लेकिन गौरव इस बार भी फिर पराजित हो गए। इस बार 6 महीने पहले जब शहर में होर्डिंग लगे, तो उसमें गौरव स्वरूप की जगह सौरभ स्वरूप का चेहरा था। सौरभ स्वरूप मंझले बेटे हैं, जैसा कि हमने बताया। शहर में सौरभ स्वरूप को बंटी भैया के नाम से सारा शहर जानता है। बंटी भैया उस होर्डिंग पर क्यों आए, किस लिए आए, क्या रहा कारण, और बंटी भैया ने इस बार का चुनाव लड़ा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ रहेंगे सौरभ स्वरूप बंटी। जी, सौरभ जी, नमस्ते। रॉयल बटन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी, अनिल जी, जैसे धन्यवाद। कि जी, ठीक। आपने जैसे कि आपका अभी और मैंने राय। आपका परिचय दिया। जी, जी 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 सौरभ जी। जी, जी, मैं आपका और रॉयल बुलेटिन परिवार का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अवसर दिया, और आपको भी साधुवाद देता हूँ कि इतने लंबे 30 वर्षों से निष्पक्ष पत्रकारिता का एक स्तंभ हैं आप हमारे, और आपको फिर साधुवाद देता हूँ कि आप एक पत्रकारिता में आपने एक मिसाल दी, और ईश्वर इसी प्रकार आपको अग्रसर रखे आपके मार्ग पर। धन्यवाद सौरभ जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। मेरा आज पहला सवाल केवल यही है, वो क्या कारण रहे कि जब आपके परिवार में चितरंजन जी यहाँ के लोकप्रिय नेता रहे, 1974 में चितरंजन जी पहली बार विधायक बने, 2002 में दूसरी बार विधायक बने, 25-26 साल के लंबे कार्यकाल के बाद भी सामान्यतः एक बार आदमी चुनाव जीतने के बाद अगर टिकट नहीं मिलता है, अप्रासंगिक हो जाता है। 27 साल तक चितरंजन स्वरूप इस शहर में चचा चित्तों के नाम से मशहूर रहे। 27 साल का लंबा कार्यकाल उन्होंने सत्ता से अलग रहने के बाद किया। 2002 में पहली बार फिर दोबारा जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, विजयी हुए। 2012 में फिर लड़े। गौरव जी उनके स्थान पर राजनीति में आए। यकायक 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि गौरव जी की जगह होर्डिंग पर सौरभ स्वरूप का चेहरा दिखाई दिया? देखिए कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था कि वो मुझे अवसर देना चाहते थे चुनाव लड़ने का,
तो मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर मैंने अपने होर्डिंग्स लगवाए थे कि जब कोई आदमी प्रत्याशी बनने की लाइन में होता है तो वो अपने कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग लगवाता है। सभी राजनीतिक दल के लोग करते, तो मैंने भी अपने होर्डिंग लगवाए थे। आपका कहने का मतलब ये है कि आप राजनीति में अखिलेश यादव जी के कहने पर आए। देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि आपको चुनाव लड़ना है, और इसीलिए मैं मान्यवर अखिलेश यादव जी, मैं पूर्व में भी अपने पिताजी के साथ सक्रिय रहा हूँ, भले ही मैं सामने से ना रहा हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलता रहा हूँ। और 2012 में भी 11 में भी मुझे अवसर दिया गया था टिकट लड़ने का, पर किन्हीं कारणों से मेरे पिता स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी ही चुनाव लड़े थे। तो पूर्व में भी मुझे पार्टी अवसर दे चुकी थी, टिकट मेरा अनाउंस हो चुका था। तो इस बार भी आदेश था, तो जब पार्टी अध्यक्ष का आदेश होता है तो उसका पालन करना होता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैंने अपने होर्डिंग लगवाई। चितरंजन परिवार से मुलायम सिंह परिवार की निकटता बहुत जबरदस्त है, ये सभी जानते हैं। ये बात भी सच है कि वो परिवार आपके परिवार से विशेष लगाव करता है। आपकी माताजी वीणा स्वरूप जी का भी अखिलेश जी और उनका परिवार सम्मान करता है, और इस बार भी उन्होंने आपको टिकट देते समय अपना सम्मान प्रदर्शित भी किया है। आप जब आपका टिकट घोषित हुआ, मुझे यह जानकारी है कि आप और गौरव जी सामने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, तो दोनों को उन्होंने मौका दिया था विचार कर लीजिएगा, और फिर आपका टिकट आखिरी में घोषित किया। उसके बाद आपका पूरा परिवार नोएडा में गौरव जी के पास गया था जहां वो नाराज थे। आपने कोशिश की, क्या प्रयास रहा और क्या कारण रहे कि गौरव जी माने नहीं? क्या कारण रहा, क्या प्रयास रहे हैं वो आपके परिवार के? आपका सारा परिवार, विष्णु जी का परिवार, आपका सारा परिवार इकट्ठा होकर नोएडा गया था, ये मेरी जानकारी में है। तो क्या रहे, क्या बातचीत हुई, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, चूंकि पारिवारिक विषय है तो ज्यादा मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन देखिए, परिवार में जब भी कोई बात होती हो किसी के भी, भले ही राजनीति हो या गैर राजनीति हो, तो परिवार में आपस में बड़े छोटे बैठ के समझाने का, मनाने का क्रम हर परिवार में होता है। तो उनका टिकट कटा, उनमें रोष था, तो परिवार के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना चुके थे, तो और वो भारतीय जनता पार्टी में गए। आपने कहा कि वो भाजपा में जाने का मन बना चुके थे, चर्चा पहले से भी थी। वो आपके चुनाव के बीच में भाजपा में गए, कैसा लगा आपको? ये मेरे लिए काफी दुखद रहा, मेरे लिए एक दुखद अनुभव। जिस परिवार के साथ 25 साल का मुलायम सिंह परिवार का आत्मीय रिश्ता रहा हो और परिवार की तरह जहां संबंध रहे हों, इस आपके परिवार को 2002 से 2022 तक जो राजनीतिक मजबूती प्रदान की गई है, वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की रही है। मुलायम चितरंजन स्वरूप जी का निधन हुआ, अखिलेश जी स्पेशल लखनऊ से आए, आपके परिवार का वो विशेष सम्मान करते रहे हैं। उस स्थिति में एक बार टिकट न मिलने पर क्या भाजपा में जाने का निर्णय सही था? देखिए, मैं तो इसे काफी दुखद मानता हूं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है, क्योंकि ये पिछली बातें हैं। अब हमें आगे चल के पार्टी की मजबूती के लिए, मान्यवर अखिलेश जी के हाथों को मजबूत के लिए काम करना है। पार्टी किसी एक की बपौती नहीं होती, किसी एक व्यक्ति से कोई संगठन नहीं चलता है। संगठन त्याग से चलता है और मेहनत से चलता है, और अखिलेश जी के नेतृत्व में गठबंधन आगे बढ़ रहा है और बढ़े। एक सफल उद्योगपति से एक राजनेता, इस भूमिका में आकर बंटी स्वरूप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जैसे मेरे पिता स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी थे, तो राजनीति हमारे परिवार के लिए जन सेवा का माध्यम रही, समाज सेवा का माध्यम रही, और समाज सेवा से, जन सेवा से तो मैं पहले भी जुड़ा था। तो राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए, मेरे पिता के लिए एक जनसेवा और समाज सेवा का माध्यम थी, है और रही। तो इसलिए इसमें भूमिका तो वही है, समाज सेवा, जनसेवा ही वही भूमिका है। भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, कार्य क्षेत्र जरूर आप कह सकते हैं बदल गया है।
जब व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तब किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती। आपका निजी जीवन होता है। अब सार्वजनिक जीवन किसी का निजी जीवन नहीं होता। आपसे पहले आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ रहे थे, कहाँ खा रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। आप अपने परिवार के साथ कहीं भी आ सकते। अब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन की बहुत आनंद है तो बहुत बाध्यताएं भी हैं, तो निश्चित रूप से वो तो प्रभावित होगी ही होगी। जी आपको गौरव जी भाजपा में चले गए, जी परिवार एक ही है, खून एक ही है। गौरव जी ने, उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी ने, आपके भतीजों ने, बहू ने वोट आपकी दी होगी या कमल की दी होगी? अब ये तो आप प्रश्न उन्हीं से करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा न्यायोचित होगा मेरे लिए। नहीं नहीं, देखिए आपने चुनाव के बाद किया होगा कि आखिर किसने किसको वोट दी है, तो क्या उम्मीद है आपकी कि गौरव जी की, उनके परिवार की वोट आपको मिली होगी या भाजपा को मिली होगी? देखिए, वोट देना प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है और उसकी गोपनीयता बनाए रखना भी उसका अधिकार है। तो इसी नाते उनका अधिकार है, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो अब किसे दी नहीं दी इसका प्रश्न आप उन्हीं से करें तो मैं समझता हूँ ज्यादा उचित होगा। राजनीतिक परिपक्वता की तरफ आ गए बंटी जी। खैर, अब राजनीति के सवाल करते हैं। क्या लगता है 10 मार्च को क्या निर्णय आएगा? देखिए, जनता मन बना चुकी है, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, जनता बदलाव का मन बना चुकी है और बदलाव निश्चित रूप से होगा। प्रदेश कुशासन के अंधेरे से निकल के विकास के सवेरे को 10 मार्च को जाएगा। 3,58,305 वोट मुजफ्फरनगर विधानसभा में हैं। 2,24,248 वोट मिली है। आपको क्या लगता है, आपके आंकड़े जोड़ लिए होंगे 10 फरवरी से अब तक, कहां आप कितनी वोट पाने की स्थिति मानते हैं कि आपको इतनी वोट मिली होंगी? देखिए अनिल जी, अगर आप माने कुछ 1200 इसमें बैलेट वोट्स हैं जो अलग है और दिव्यांगों की वोट्स हैं और सैनिकों की हैं, पुलिस वालों की वोट्स हैं, तो वो मैं समझता हूँ 2,26,000 वोट पड़ा है। और देखिए, मैंने कहा कि हम आंकड़ों में विश्वास नहीं रखते, हमें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जनता मन बना चुकी है बदलाव का। हम भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, हमें हर वर्ग का फिर हर, हर वर्ग का वोट मिल रहा है, हर जगह से वोट। और कल चुनाव मैंने कल कपिल जी से चर्चा की थी। कपिल जी से पूछा तो कपिल जी ने कहा कि वैश्य समुदाय में वोट उनको ज्यादा मिला है, दलित में पहले से ज्यादा मिला है, जाट में पहले से कम नहीं मिला है, और जो अन्य जातियां हैं, ब्राह्मण में कोई वोट बहुत बिखराव नहीं है। उन्होंने जो बताए हैं समीकरण, उसके हिसाब से, और एक लाभार्थी का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि जो राशन बांटा गया है, जो शौचालय बांटे गए हैं, जो अन्य चीज रही है, वो पार्टी को एक लाभार्थी वर्ग, भाजपा का एक नया वोट बैंक बना है। उनका मानना है कि वो सब लगते हुए निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। सौरभ स्वरूप को ऐसा क्या लगता है, किस किस सेगमेंट में सौरभ स्वरूप को लगता है कि यहां उनकी वोट में वृद्धि हुई होगी? पिछली बार आप 87,000 पे गौरव जी थे, 97,000 पे कपिल जी थे, 10,703 वोट, 704 वोट थे, कपिल जी जीते थे। 2016 का चुनाव निश्चित रूप से सत्ता का चुनाव था, चितरंजन जी की सहानुभूति का चुनाव था, उसमें भी आप पराजित हुए। 2017 में भी आप पराजित हुए। तब से आज तक ऐसा कौन सा मतदाता आपके साथ जुड़ा है जिसको आप मानते हैं जिसने इस बार आपकी जीत का रास्ता आसान किया होगा? देखिए, अगर हम 2016 और 17 की चर्चा करें तो 2,16,17 में भी 16 और 17 में भी जैसे आपने बताया, हम चुनाव आ रहे थे, निश्चित रूप से हम स्वीकार करते, लेकिन हम कितने वोट से हारे? हमने 5,000 वोट से 16 का चुनाव हारा, 17 का चुनाव 10,000 वोट से हारा, तब भी हम 87,000 और 90 80 मेरे ख्याल से 16 में कितनी होगी अनिल जी हमारी वोट? हाँ, 16 में आपकी थोड़ी मुझसे कम थी, उसी लगभग इतनी थी, 2-4 हजार कम थी, लेकिन 83-84 हजार के आसपास थी हम बहुत 2016 की। बहुत कम वोट से चुनाव हारे। जनता का फिर भी बहुत आशीर्वाद समर्थन हमें मिला। इसमें अगर 2-4 हजार वोट इधर या उधर हो जाती तो हम चुनाव जीत जाते, लेकिन जनता का निर्णय है, वो स्वीकार है। ऐसा नहीं था कि जनता ने हमें अस्वीकार किया,
मुजफ्फरनगर की जनता में स्वर्गीय चित्तरंजन स्वरूप जी की जो पकड़ थी और जो उनमें विश्वास था, वो उन वोटों में साफ झलकता है। कारण रहे हैं, चुनाव हारे हैं। 17 में तो आप जानते हैं बहुत सभी जगह पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था, और उसमें फिर मान्यवर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत सुधार किया है। अब अगर आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दें कि हमें क्यों मिलेगा, अब आपने वर्तमान प्रतिनिधि और मंत्री जी से कहा कि मकान बने हैं और अन्न बटा है, तो उनसे पूछे जो 1050 का सिलेंडर आज हुआ है, तो अन्न किससे पकेगा? 200 रुपए 250 रुपए खाने के तेल में उस राशन को बनाने के लिए गैस चाहिए, उसके लिए मसाले चाहिए, वो कहां से, क्या उसकी व्यवस्था की उन्होंने? आपको मैं एक आंकड़ा बता दूं, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे समाज के, और आपकी पत्रकारिता में व्यक्तिगत रूप से बहुत आपका सम्मान और आपकी शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। अगर उस राशन का आकलन मूल्य पर करें तो वो 300 रुपए के आसपास बैठता है, जिसका दावा किया है आपके इंटरव्यू में। और 300 रुपए राशन में आप 1050 का सिलेंडर दे दें, 250 रुपए का खाने का तेल दे दें। क्या ब्लैक नहीं हुआ? ऑक्सीजन ब्लैक हुई, दवाइयां ब्लैक हुई, सिलेंडर ब्लैक हुए। तो जो आपने कहा कि कौन सा मतदाता हमारे पास आया है, मैं कहूंगा कौन सा मतदाता नहीं आया हमारे पास। हमारे पास इसलिए हर वर्ग का मतदाता आया है, हर धर्म जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मेरी विधानसभा में वोट किया है, हमें किया है। और यही वजह है जो जनता त्रस्त है, बदहाल है। मैंने आपसे कहा है कि बदलाव का मन बना चुका, इसमें कोई संदेह। बदलाव का मन बना चुकी है। प्रदेश में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से अखिलेश यादव की। गठबंधन, निश्चित रूप से कितनी सीट अखिलेश मान रहे हैं, यादव क्या अपेक्षा है आपकी? निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार का गठन होने जा रहा है। और मेरा तो मानना है कि हम लगभग 5 चरणों के चुनाव में बहुमत के आसपास है। अभी 2 चरण बाकी हैं जो आपकी पार्टी के लिए बहुत मजबूत बताए जाते हैं, जी लेकिन आपका मानना है कि 5 चरण में आप बहुमत के आसपास पहुंच चुके हैं। जी जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मेरा 5 मेरा चरण में आप बहुमत के व्यक्तिगत आसपास पहुंच चुके हैं। मेरा व्यक्तिगत आकलन है। ये नहीं, मेरा नहीं, ठीक है। व्यक्तिगत। आप अच्छा ईमानदारी से बताना, जिले की 6 विधानसभा सीटें पिछली बार भाजपा के पास थी। कितनी सीट आप मान रहे हैं कि इस बार गठबंधन को मिलेगी मुजफ्फरनगर जिले की? 6 की 6 हमें मिलने जा रही, 6 की 6 सीट हमें क्या मिलने जा ये रही। क्या ये केवल नेताओं वाला दावा है या इसमें कोई धरातल पर सत्यता है? जहां खतौली विधानसभा में पिछली बार 31,000 वोट से भाजपा जीती थी, वहां आप एक साथ क्या 31,000 का परिवर्तन मान पा रहे हैं? अन्य सीटों पर भी मुकाबला बताया जा रहा है। ये 6 की 6 नेताओं वाला बयान है। एक सौरभ स्वरूप बंटी का ईमानदारी का निष्पक्ष आकलन क्या है? देखिए, मेरा निष्पक्ष आकलन ही है, गठबंधन पश्चिम में बहुत मजबूत है। आपने जैसे कहा कि 32,000, देखिए पहले तो मैं धर्म जाति के आधार पर हम वोटों का आंकड़ा नहीं बिठाते, ना उस पर कोई टिप्पणी करना चाहते। हमने कहा हमें सभी वर्गों का वोट मिला है और हम इन सभी वर्गों के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप उसका थोड़ा एनालिसिस चाहते हैं तो गठबंधन की वजह से 32,000 का काफी वोट हमें मिला है। कुछ वहां त्रिकोणीय चुनाव हुआ है, उसका काफी नुकसान वहां के उम्मीदवार को हो रहा है। अब बाकी तो ईवीएम के खुलेंगी, लेकिन हमारी स्थिति वहां बहुत मजबूत है, समीकरणों के आधार पर भी और गठबंधन की स्थिति के आधार पर भी हमारी स्थिति बहुत मजबूत। शहर में 2 और प्रमुख दलों के प्रत्याशी हैं, सुबोध शर्मा और पुष्पांकर पाल बसपा से। इनको आप जी किस स्थिति में पाते हैं? देखिए, मैं एक प्रत्याशी हूं, अपनी बात करूं तो ज्यादा उचित रहेगा। सभी प्रत्याशियों ने वोट मांगी है, लेकिन मुख्य चुनाव जो है हमारा भाजपा और गठबंधन का रहा है, और हम उस चुनाव में जीतने जा रहे हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को मिली वोट के आधार पर भी जीत निर्धारित होगी? मेरा प्रश्न इसलिए था। देखिए,
पहले भी चुनाव हुए 16-17 का चर्चा में आपसे आया है जिक्र, तब भी ये दल 17 में तो चलिए गठबंधन था हमारा और कांग्रेस का, लेकिन 16 में कांग्रेस भी थी। तो आपने इनका कांग्रेस का हश्र देखा, 16 में कांग्रेस थी, तो इनका हश्र आपने देखा है। मुख्य मुकाबला डबल इंजन की सरकार से है हमारा। समाजवादी के नेतृत्व में, अखिलेश जी के नेतृत्व में, जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में गठबंधन का मुकाबला डबल इंजन की सरकार से। अब इन दो दलों पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा 16-17 में आपने इनका हश्र देख लिया है, जो था वो स्थिति में मुझे तो नहीं लगता कोई परिवर्तन आज भी है। वही स्थिति रहेगी जो पहले रही है। मेरा मानना है वही अगर 10 स्थिति। मार्च को अगर 10 मार्च को मुजफ्फरनगर की जनता बंटी भैया को विधायक बनाती है, भाग्य अनुकूल रहता है, परिणाम आपके अनुकूल है, तो बंटी स्वरूप इस शहर के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे, क्या योजना होगी जो बंटी जी की शहर के लोगों को लगे कि साहब बंटी जी का हमने जो चयन किया है ठीक किया है। देखिए, मैंने अपने चुनावी अभियान में भी ये कहा है, और जैसे आपने कहा, मैं एक राजनीतिक बात नहीं, एक निष्पक्ष बात करना चाहूंगा। आज जो सबसे बड़ी एक समस्या मैं महसूस करता हूं अपने चुनाव में, आम आदमी की सुनवाई होनी बंद हो। तहसील हो, थाने हो, सरकारी विभाग हो, उसकी सुनवाई नहीं। उसको उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसे छोटी छोटी समस्याओं के लिए दुखी होना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। तो एक ऐसी समस्या है जिससे हर वर्ग, बड़ा छोटा, कहीं ना कहीं त्रस्त है। अब हमारा एक प्रतिनिधि के नाते ये प्रयास रहेगा कि लोगों को छोटी छोटी उनकी सुनवाई हो, अधिकारियों का सुनवाई हो, शासन प्रशासन के स्तर पर उनकी सुनवाई। दूसरी चीज ये रही है, जैसे मेरे स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप जी ने शहर में जल निकासी एक बहुत बड़ी विकराल समस्या, उस समस्या में काफी काम हुआ हमारी सरकार में, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के बाद इस स्तर पर कोई नहीं हुआ। रामपुरी नाले का प्रकरण आपके काफी चर्चित रहा है, तो मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, चुनाव हो चुका है। लेकिन शहर में पानी की निकासी एक ऐसी समस्या है, नई कॉलोनियां बनती हैं लेकिन सीवरेज सिस्टम नहीं बन पाता। मैं मानता हूं वो एक बहुत बड़ी समस्या शहर के लिए है। जगह जगह कूड़े के ढेर बन गए नई नई कॉलोनियों, हमने हटवाए थे। एक तो आप रुड़की रोड पे हमने हटवाया था, आज फिर वहां पहले से बड़ा विकराल कूड़े का ढेर बना हुआ है। मैं क्षेत्र में गया था, वहां की जनता का था, कई तालाब है, वहां जानवर रहते हैं। तो एक अच्छी कॉलोनियां जो बनी है, लेकिन किन्हीं किन्हीं की वजह से जनता का रहना दूभर हो रहा है। तो वो मैं समझता हूँ मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन्हें दूर करूं, और इस क्षेत्र में जो भी भरसक प्रयास रहेगा उन जन अपेक्षाओं का पूरा। बंटी जी, जो पिछले चुनाव में जो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में के विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, महंगाई थी, गैस महंगी थी, तेल महंगा था, सब महंगा था, लेकिन एक परसेप्शन था कि योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था, जो एंटी इनकम्बेंसी को कवर कर रहा था। एक एनसीआरबी के डाटे क्या कहते हैं कि कहां कानून व्यवस्था किस स्थिति में था, वो अलग विषय है, वो विपक्ष को मजबूती के साथ बताना चाहिए था कि एनसीआरबी के डाटा में कहां पहले थे, कहां आज हैं। लेकिन एक परसेप्शन था, आपने भी अपने क्षेत्र में घूमे होंगे, तो आपके परिवार भी मानते हुए, घर की महिलाएं मानती रही हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो कानून व्यवस्था, जहां बेटियां शहर में चैन स्नेचिंग अपराध से त्रस्त रहती है, लोग घर से बाहर निकलते बेटियां डरती हैं, उसके लिए क्या योजना आपकी सरकार की होगी? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, ये परसेप्शन है, ये डिसेप्शन है, एक बनाया हुआ है कि परसेप्शन ही में से डिसेप्शन मानता हूं भारतीय जनता पार्टी, एक धोखा है। जो घटनाएं हुई, चाहे आप व्यापारी वर्ग की आपने बात की, गोरखपुर में व्यापारी के साथ दिन दहाड़े पुलिस ने जो किया है, जितनी पुलिस को खुली छूट इस सरकार में मिली है मनमानी करने की, छोटे छोटे कार्यकर्ता आम जनता तो क्या समस्या का समाधान होगा, उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कई बार पीटा, बंद करा, मार पिटाई, ये सब की। लेकिन देखिए, मान्यवर अखिलेश जी यादव जी पे उनका इस बारे में बड़ा स्पष्ट और दृढ़ रवैया। हमारी पार्टी ने, आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति को ऐसा टिकट नहीं दिया, चाहे कितना बाहुबली हो, कितना सक्षम हो, जिसकी छवि अपराधी।
तो अपराध पे, आपराधिक छवि पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ इस पर दृढ़ रवैया है। कानून व्यवस्था वास्तव में ग्राउंड लेवल पे आपको दिखेगी कि कैसी होती है। वो डिसेप्शन नहीं होगा, परसेप्शन होगा, जनता स्वीकार करेगी। हमने किसी ये हमारे टिकट वितरण में शीर्ष नेतृत्व ने दिखा दिया है कि कोई भी कितना बलशाली व्यक्ति हो, अगर अपराधी है या आपराधिक छवि का है तो उसे कोई टिकट नहीं दिया हमारी पार्टी। तो इसमें हमारे नेतृत्व का और भविष्य में बनने वाली सरकार की कार्यशैली की आपको स्पष्ट रूप से छवि दिखाई देनी चाहिए। जनता के रूप में यही उम्मीद है कि अच्छा कानून का राज हो, बहु बेटियां सुरक्षित हो, घर में आराम से जगह कानून का राज हो, निर्भय होकर चले। यही जनता की अपेक्षा है। जनता सत्ता से केवल यही अपेक्षा करती है। अखिलेश जी ने अपनी करहल की रैली में ये कहा भी है कि जिसको गुंडागर्दी करनी हो वो मेरी पार्टी को वोट ना दे। ये इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। और ऐसी क्या चीज मानते हैं शहर के लिए जो करी जानी चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये बड़े मुद्दे हैं। इनके लिए क्या योजना आपकी है इस शहर के लिए खास तौर से? देखिए, इसमें जैसे कि एक वाकई आपसे मैं सहमत हूँ, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। वो सिर्फ शहर की नहीं, प्रदेश और राष्ट्र की एक समस्या है। उसके लिए सबसे जरूरी है निवेश लाना, इन्वेस्टमेंट को लाना, जिससे कि उद्योग स्थापित हो, रोजगार छोटे बड़े स्थापित हो, जहाँ के स्थानीय युवकों को वहां पर रोजगार मिल सके। और उसके लिए एक वातावरण बनाना, लाल फीताशाही को कम करना, ये एक प्रयास होने से पहले भी सरकार में औद्योगिक नीति के नाम पे काफी घोषणाएं की गई, पर अगर आप आंकड़े उठाएं तो निवेश के नाम पे जीरो ही यहाँ पर स्थिति रही। तो निवेश को शहर में लाना, हमारा शहर आप जानते हैं नील जी, आप भी इस शहर से है, एक औद्योगिक शहर रहा है। और पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कितनी फैक्ट्रियां और रोजगार, उद्योग धंधे बंदी हुए हैं। तो उन्हें सुचारू रूप से लाना, उनमें एक आत्मविश्वास लाना कि आप काम कर सकते हैं, और जो सरकार की नीतियां हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पे उतारना। जो भी हमारी औद्योगिक निवेश की नीतियां हैं उन्हें लाके हम उस रोजगार की समस्या को हल कर सकते हैं, और पहले भी हमारी सरकारों ने किया है। तो मेरा यही मानना है कि ये जो रोजगार की समस्या है, अगर रोजगार मिलेगा तो महंगाई से निपटने के लिए भी एक लोगों को संबल मिलेगा। और जैसा है कि पेंशन स्कीम इस इस श्रृंखला में हमारा पहला कदम है। तो लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से निपटने के लिए आर्थिक रूप से हम सक्षम बनाएं, क्योंकि महंगाई एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। इसको जो है केंद्र सरकार के सहयोग से ही नियंत्रण में किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, मध्यम लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए तो उससे उनमें लड़ने के लिए काफी ताकत आएगी। और पेंशन स्कीम इस श्रृंखला में एक हमारी शुरुआत है, और इससे आपको हमारी नीयत का पता लगता है कि हम सरकार को किस तरफ ले जाएंगे। तो ये सब चीजों पर हमें काम करना है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे घोषणा पत्र में चीजों का काफी विस्तार से जिक्र है, और इस पर हम काम करेंगे निश्चित रूप से। आपने जैसा कहा कि औद्योगिक शहर रहा है, लेकिन अब मुजफ्फरनगर में आप खुद इंडस्ट्री जुड़े रहे हैं। पेपर रहा हो, स्टील रहा हो, पहले क्रेशर का हब रहा था, गुड़ मंडी रही थी, लेकिन सरकारी नीतियां ऐसी रही कि धीरे धीरे हर व्यापार खत्म होने की तरफ है। आज आईआईए की बैठक आया है जिसमें उन्होंने बताया कि एनजीटी की, पॉल्यूशन की इतनी प्रतिबंध आ रहे हैं, ये आदेश कर दिए जा रहे हैं कि गैस से चलेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ गैस की सुविधा नहीं है, फ्यूलिंग पंप नहीं है, उसके बावजूद भी आदेश जारी कर दिए जाते हैं। एनसीआर का कोई लाभ मिले ना मिले, एनसीआर की प्रतिबंध हम लोगों पर लगने लगते हैं, जबकि वो सुविधाएं नहीं है। इसको लेकर यदि आपकी सरकार आती है तो आपका क्या रुख रहेगा, क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल, हमारा अपने सरकार के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि हम इन उचित मंचों पर उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारियों की तरफ से उनकी बात कहे, उनकी तरफ से उनका रिप्रेजेंटेशन करे। ये जो समस्याएं हैं कि जो एक अव्यवहारिक रूप से आदेश जारी होते हैं वो ना हो। और देखिए, ये काम प्रदेश सरकार का है कि व्यापारी की जो ये समस्याएं हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी से कोई ऐसा आदेश होता है तो उसके लिए स्पष्टीकरण देना या उसका पक्ष रखना ये सरकार का काम। तो सरकार उनके पक्ष रखेगी, यथासंभव
अपने स्तर पर कोई ऐसा आदेश पारित भी होता है तो उसका अन्य मार्ग निकालेगी कि उद्योगों को वो वातावरण मिले जिसमें वे फले फूले खुशहाल। ये हमारा उद्योग प्रयास। चलेगा, उद्योग चलेगा तो निश्चित रूप से उसके साथ के सभी लोग जुड़े रहेंगे। किसान खुशी रहेगा, किसान अर्थव्यवस्था का, जब कोरोना काल था तब भी किसान ने अर्थव्यवस्था देश की बचाई है। व्यापारी होगा, मध्यम वर्गीय व्यापारी भी बहुत दुखी है, कोई जीएसटी जी से दुखी है, नोटबंदी के बाद दुखी है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो भी सरकार आए उसको विचार करना चाहिए। मध्यम वर्ग गरीब होने की तरफ है, गरीब को तो राशन मिल रहा है, जो मध्यम वर्ग की दुकानदार है उसके साथ रोज की समस्याएं है। इस पर क्या जी। विचार होगा, आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, एक तो मैं ये मानता हूं कि व्यापारी जितना भयभीत होकर आज व्यापार कर रहा है, 5 साल में व्यापारी का सबसे बड़ा एक भयभीत है जो वातावरण डर का आज बना है 5 वर्षों में, वो पहले कभी नहीं। सब व्यापारी छोटा हो बड़ा हो भय युक्त होकर व्यापार करता है, घबरा के व्यापार करता है। आप देखें कितने थैले छिने, कितने छापे पड़े, कितनी सराफों की दुकान लूटी गई। ऐसे ही इस वातावरण में व्यापारी व्यापार कैसे करे? व्यापार एक खुशहाल अच्छे व्यापार के लिए है, आप एक वातावरण का निर्माण जरूर होगा। बातों से तो वातावरण होगा नहीं। अब कानून व्यवस्था का दावा कर रहे थे, तो कानून व्यवस्था में भी कहाँ व्यापार चले? कानून व्यवस्था का अच्छा होना सबसे पहला प्रतिबिंब उसके ट्रेड और कॉमर्स हो, वो कमी हुआ है। तो व्यापारी को सबसे पहले ये आश्वस्त हो कि उसका शोषण ना हो, उसका जबरदस्ती छापे ना पड़े, वो अपनी दुकान पे आराम से बैठे, तब जाके व्यापार होगा। किसान खुशहाल हो। किसान बहुत बड़ा हमारा एक वर्ग है जिससे कि हमारा खासकर मैं अपने जिले की अर्थव्यवस्था की बात करूं, वो बहुत निर्भर करती है। किसानों की भी जो हालत है आपने देखी है। तो अगर हम इन सभी दिशाओं में मिलजुल के काम करने की आवश्यकता है, और इस पर हमारा घोषणा पत्र कहता है कि हम आर्थिक रूप से किसान भी व्यापार से जुड़ा हुआ हिस्सा है। मैं किसान को अपने क्षेत्र में व्यापार से अलग नहीं मानता, वो बहुत बड़ा खरीदार है हमारा। तो किसान की समस्याएं हल होंगी, व्यापारी की भी होंगी। हमारे यहाँ गुड़ का बहुत बड़ा व्यापार है, गन्ने का आप जानते हैं कि बहुत व्यापारी और किसान एक दूसरे से व्यापार के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। तो अगर सब देखिए, व्यापार के लिए हर तरह से काम करने की आवश्यकता है, किसान के लिए भी है, कानून व्यवस्था के लिए भी है, और जो ये लूट है, छापे हैं, इन्हें भी एक स्तर पर रोकने की जरूरत है। तो मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि जो सुनवाई है जनता की, उसमें व्यापारी भी है, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो अगर उसमें आत्मविश्वास आएगा, तो वो काम करेगा, तो निश्चित रूप से आर्थिक खुशहाली आएगी जिले में। मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास है इसमें, मैं यकीन से कह सकता चुनाव के बीच, चुनाव प्रचार के बीच की कोई ऐसा अनुभव जो आप दर्शकों से साझा करना चाहते हो, कोई अनुभव रहा हो स्पेशल, कि आपने 1 महीना 20 दिन पहले टिकट मिला, 20 दिन में चुनाव लड़ा, आज आप जीत के दावे कर रहे हैं। जीत हार किसकी होगी हरी जाने, 10 तारीख को पता लगेगा, वो सभी भी हमें कैद है। लेकिन कोई ऐसा अनुभव ऐसा हो जो आप बताना चाहते हो, क्योंकि पहली बार आप राजनीति में आए हैं। हाँ, मैं पहली प्रत्यक्ष बार रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से तो आप आए थे, आप अपने पिताजी के चुनाव लड़ाते थे, भाई के लड़ाते, लेकिन पहली बार प्रत्यक्ष रूप से आप आए हैं। कोई ऐसा अनुभव इस 20 दिन का रहा हो? हाँ, मेरे पे समय बहुत कम था, कुछ तो सिंबल लेट हुआ, फिर कुछ परिवार के इश्यूज थे, लेकिन मुझे जो मन से समर्थन, जिसे मैं कह सकता हूँ, आप वोट मांग रहे हैं, वोट मिलती भी है, चुनाव जीते भी जाते, जो मुझे महिलाओं ने हर वर्ग की, चाहे मेरे तिलक हुए, वो मन से पता लगता है। और अनिल जी, आप भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मैं जानता हूं। ईश्वर साक्षी है कि मैं किसी कार्यक्रम के आधार पर नहीं, जब रोज गया तो किसी मंदिर में मुझे जाने का अवसर जरूर मिला। तो ईश्वर की कृपा मुझ पर 20 दिन रही। किसी भी क्षेत्र में जाता था तो लोग दर्शन कराने ले जाते थे। चुनाव व्यवस्था में नहीं हो पाता, लेकिन वो ईश्वर की कृपा रही कि 20 के 20 दिन महादेव के दर्शन हुए, प्रभु के दर्शन हुए, और सब ठीक रहा। और अब 10 तारीख को भी मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा होगी, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा।
चलिए ये बंटी जी, हरि के हाथ है किसका निर्णय होगा, रिजल्ट अब तो रिजल्ट आना है। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, ये थे मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सौरभ स्वरूप बंटी। बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए, बताया टिकट बहुत कम समय मिला और कम समय के बाद पारिवारिक कारणों में व्यस्त रहे। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो आप कर चुके हैं, जो 10 मार्च को सबके सामने आएगा। इसी के साथ इस वीडियो में केवल इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपना कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले किसी वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे फिर सीधी बात। नमस्कार।